बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। वेलकम डियर स्टूडेंट। आज हम ICA टेस्ट नंबर 5 के सॉल्यूशन फिज़िक्स के डिस्कस करने जा रहे हैं। आप देखें पहले MCQs को तरतीब से MCQs देखते जाएं। नंबर 1 MCQs में है कि a 5 kg ball is falling freely then its time of rate of change of linear momentum। देखें फ्री फॉल, एक 5 kg बॉल फ्री फॉल कर रही है, तो फ्री फॉल केस में जो है टाइम ऑफ रेट ऑफ चेंज ऑफ, हमको पता है फ्री फॉल एक ऑब्जेक्ट कर रहा होता है तो उस पर जो फोर्स मौजूद होती है वो आपके पास उसका वेट होता है, ग्रेविटी की फोर्स होती है, सीधी सी बात है। तो फ्री फॉल के केस में ये बात मैं डिस्कस कर चुका हूँ कि कोई ऑब्जेक्ट जो फ्री फॉल कर रहा होता है तो ज़ाहिर उसकी वेलोसिटी चेंज हो रही होती है, मास तो चेंज नहीं होता, वेलोसिटी चेंज हो रही होती है तो मोमेंटम चेंज होता है पर यूनिट टाइम, और मोमेंटम जब चेंज हो रहा हो पर यूनिट टाइम तो इसका मतलब है फोर्स मौजूद है। तो कौन सी फोर्स होगी? वेट की फोर्स होगी, और वेट क्या होता है? mg। तो 5 kg ऑब्जेक्ट है, 5 kg और g 10 ले लें रफली, तो ये आ जाएगी 50 न्यूटन। ये न्यूटन सेकंड मोमेंटम की यूनिट है, न्यूटन सेकंड बाई सेकंड न्यूटन आंसर में। टाइम रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम से फोर्स होता है, तो ये पहले का, और इसका राइट ऑप्शन आपके पास आ चुका है डियर स्टूडेंट बी। नंबर 2, a bullet is moving with velocity v and get embedded with wooden block of mass 4m at rest। एक बुलेट है, उसका मैस m है, इस तरह बुलेट है और जा रहा है, उसकी वेलोसिटी क्या है? v है। 4m के ब्लॉक के साथ वो उसमें स्टक हो जाती है, और फिर कंबाइंड वेलोसिटी इसमें मैंने पूछ रखी है, लेकिन ये ब्लॉक जो है रेस्ट पे है। तो डियर स्टूडेंट कंबाइंड वेलोसिटी का फार्मूला मैंने समझाया था, m1 v1 m2 v2 m1 प्लस m2। प्यारे बच्चों m1 कितना है? m है। v1 कितना है? v है। m2 कितना है? 4m है। और v2 कितना है? रुका हुआ है, तो 0 लेंगे, तो m और इधर 4m, तो ऊपर ये टर्म तो वैनिश हो जाएगी, ऊपर आ जाएगा mv, नीचे आ जाएगा 5mv, m से m कैंसल, नीचे 5m आएगा, v नहीं आएगा, तो v/5 इज़ द राइट ऑप्शन ऑफ दिस क्वेश्चन, और v/5 मौजूद है ऑप्शन नंबर सी में। नंबर 3 पर आ जाइए। MCQs आपके पास हैं, उन MCQs को सामने रखा करें जैसा भी कर रहे होते हैं, तो या जैसे भी आपके पास मौजूद हैं जिस हालत में। अगला क्वेश्चन है 3, इसके हिसाब से 31 से स्टार्ट हो रहा है, 31 है, 32 है, 33 है, मेरे पास जो रिकॉर्ड मौजूद है। 12 2 रेलवे ट्रक ऑफ mass 4m and m are moving in same direction। 2 ट्रक हैं, एक ट्रक का मैस कितना है डियर स्टूडेंट? मैंने क्वेश्चन में दिया है 4m। दूसरे ट्रक का मैस कितना है? m। सेम डायरेक्शन में जा रहे हैं विद वेलोसिटी 4v एंड वेलोसिटी v। 4v और v वेलोसिटी के साथ जा रहे हैं, टुगेदर हो जाते हैं, और इसमें भी मैंने कॉमन वेलोसिटी पूछ रखी है। तो डियर स्टूडेंट कॉमन वेलोसिटी का फार्मूला आपके सामने मौजूद है, डायरेक्ट इसी में पुटिंग करें। m1 कितना है? 4m, v1 कितना है? 4v, m2 कितना है? m, v2 कितना है? v, 4m और m, तो ये आ जाएगा 16mv प्लस mv 5mv, ऊपर आ जाएगा 17mv, नीचे 5m कैंसल, तो 17v/5। ये आंसर आ गया कंबाइंड वेलोसिटी का प्यारे बच्चों, और ये ऑप्शन मौजूद है ए में। इसके बाद नंबर 34 का है a body of mass 4m is moving with velocity 2v stuck together with mass m moving with velocity v in the same direction। इधर लिखा हुआ लेस इफ द, ये लॉस ऑफ किनेटिक एनर्जी मैंने पूछा था बहरहाल इस क्वेश्चन में। लॉस ऑफ किनेटिक स्टेटमेंट जो हाथ से लिखे हुए MCQs होते हैं, तो थोड़ा सा इनको लेस को, लॉस को लेस लिख दिया है और इनकी जगह इफ लिख दिया है, तो यहाँ पे ऑफ की जगह इफ लिख दिया है। तो इसमें मैंने पूछ रखा था, एक दो क्वेश्चन फिर सुन लें। क्वेश्चन ये है कि एक बॉडी है, उसका मैस कितना है? 4m है, वो मूव कर रही है विद वेलोसिटी 2v से, और स्टक हो जाती है। स्टक मीन मतलब है परफेक्टली इनइलास्टिक कोलिजन का केस है।
विद मैस m, ये 4m की बॉडी मूव कर रही है किस वेलोसिटी के साथ प्यारे बच्चों? 2v वेलोसिटी के साथ मूव कर रही है। अच्छा जी, जब ये मूव कर रही है तो एक मैस m वाली बॉडी के साथ स्टक हो जाती है और इसकी वेलोसिटी v थी। तो लॉस ऑफ किनेटिक एनर्जी बताना है, लॉस ऑफ किनेटिक एनर्जी। तो डियर स्टूडेंट, लॉस ऑफ किनेटिक एनर्जी का फार्मूला जो है मैंने आपको सिखाया था, हाफ m1 m2 m1 प्लस m2 v1 माइनस v2 होल स्क्वेयर्ड। लॉस ऑफ किनेटिक एनर्जी परफेक्टली इन इलास्टिक कोलिजन के केस में सारा डेटा दिया हुआ है। m1 4m है, m2 m है, v1 2v है, v2 v है। जस्ट पुटिंग करें, और पुटिंग करने से मैं इनको हटा रहा हूँ ये, चलो कर देते हैं अगले स्टेप में, इधर कर लेते हैं। डोंट वरी अबाउट दैट। हाँ जी, पुटिंग कर दें। इक्वेशन आपके पास मौजूद है, हाफ m1 कितना है 4m, m2 कितना है m, वेलोसिटी कितनी है जी 4m, दूसरे का तो 4m नीचे है m1 और उधर मैस m, वेलोसिटी 2v माइनस v होल स्क्वेयर्ड। तो ऊपर आ जाएगा 4m स्क्वेयर्ड, नीचे आ जाएगा 2 इंटू 5m और ऊपर आ जाएगा v2 में से v निकालो वही v आ जाएगा। तो 2 से 2 कैंसिल कर लें तो ऊपर आ जाएगा 2, एक m से m भी कैंसिल कर लें, 2m v स्क्वायर और नीचे 5 आ जाएगा। और इस तरह का आंसर मौजूद है आपके पास ऑप्शन नंबर ए में, ए फर्स्ट ऑप्शन ये मौजूद था। तो ये क्वेश्चन आपके सामने मैंने किया। पहले जितने भी क्वेश्चन हैं बड़े आपस में क्लोजली रिलेटेड हैं। तमाम के तमाम में मोमेंटम कंजर्वेशन का लॉ चल रहा है या कंबाइंड वेलोसिटी के केसेस चल रहे थे। बहरहाल क्वेश्चन नंबर 35 पे चले जाएं। 35 में कहा गया है कि एक यूरेनियम का न्यूक्लियस है, एमिट अल्फा पार्टिकल। यूरेनियम का न्यूक्लियस U235 है, यूरेनियम का न्यूक्लियस है, अल्फा एमिशन करता है। अल्फा जब एमिशन करता है, अल्फा का मैस होता है 4m ऑफ मैस ऑफ ईच न्यूक्लियन। तो ये जो है आपको पता है ये 4m इंटू वेलोसिटी ऑफ अल्फा के साथ इधर जाएगा, ये इसका मोमेंटम है अल्फा पार्टिकल का। और न्यूक्लियस जो है अपोजिट डायरेक्शन में जो है जो सा भी न्यूक्लियस है तो 38 है, तो 38 वाला कितना बच जाएगा 234m और वेलोसिटी ऑफ न्यूक्लियस के साथ इधर मोमेंटम ले जाएगा। तो मोमेंटम कंजर्व है प्लस अल्फ़ा माइनस यूरेनियम न्यूक्लियस का मोमेंटम। तो इसका मतलब है, इसमें मैंने पूछा क्या था इस क्वेश्चन में कि 238 से जब अल्फ़ा पार्टिकल निकलता है तो स्टेटमेंट कौन सी है, क्या है? अल्फ़ा पार्टिकल का मोमेंटम बताना था इक्वल मोमेंटम ऑफ यूरेनियम इन द डायरेक्शन पैरेलल टू यूरेनियम। नहीं, बिल्कुल नहीं। इक्वल मोमेंटम होगा इस अल्फा पार्टिकल का, लेकिन यूरेनियम के मोमेंटम के अपोजिट होगा। और ये ऑप्शन कहाँ मौजूद है? बी में मौजूद है। बी की स्टेटमेंट देख लें। मतलब इसमें मैंने आपको इसके मोमेंटम की इंफॉर्मेशन मांगी थी, तो इसका मोमेंटम इसके मोमेंटम के साथ न्यूमेरिकली तो इक्वल होगा, लेकिन डायरेक्शन में अपोजिट होगा फॉर कंजर्वेशन पर्पस, ताकि रिजल्टेंट मोमेंटम वंस अगेन 0 आ जाए। ये कहानी कंप्लीट हो गई आपके सामने। 33 MCQs हम लोगों ने देख लिया। उसके बाद जो है नेक्स्ट MCQs 5 हो गया। 36 MCQs नंबर 36, बी केयरफुल। 36 में पूछा है व्हेन अ गन इज लाइट देन रिकॉइल वेलोसिटी। हमें पता है कि मास ऑफ गन, वेलोसिटी ऑफ गन इज इक्वल टू मास ऑफ बुलेट और वेलोसिटी ऑफ बुलेट। मोमेंटम कंजर्व करने के लिए ये कहानी होती है, दोनों का मोमेंटम जो है इक्वल एंड अपोजिट होता है। अब मैंने कहा जब गन लाइट है तो आपको तो पता है मैसेज का प्रोडक्ट कांस्टेंट है, तो मैसेज और वेलोसिटी इन्वर्सली प्रोपोर्शनल है। मैस वेलोसिटी का प्रोडक्ट कांस्टेंट है तो वो इन्वर्सली प्रोपोर्शनल है। तो लिहाजा जब आपके पास गन का मैस जितना छोटा होगा
तो उसकी रिकॉयल की वेलोसिटी उतनी ज़्यादा होगी। ये बहुत सीधी सादी बात है। और बुलेट का मास जितना कम रखेंगे तो बुलेट की आगे की वेलोसिटी ज़्यादा होगी। तो बड़ी सीधी सी बात है, यानी कि गन जितनी वजनी होगी तो रिकॉयल कम करेगी, क्योंकि मोमेंटम, मास और वेलोसिटी इन्वर्सली प्रोपोर्शनल है। मोमेंटम जो कांस्टेंट है, जब मोमेंटम कांस्टेंट है, m और v मोमेंटम कंजर्व है और कांस्टेंट है, तो मास और वेलोसिटी आपस में इन्वर्सली प्रोपोर्शनल है ना। तो सीधी सी बात है, जब गन हल्की है, हल्की गन ज़्यादा झटका देती है और मैसिव कम देती है, इसलिए हम गन को वजनी बनाते हैं यूजुअली। तो ऑप्शन इस तरह का मौजूद है आपके पास, लार्ज बी। लाइटर गन तो रिकॉयल वेलोसिटी लार्ज होगी। क्वेश्चन नंबर 37 में फोर्स दे रखी है और एक्सेलरेशन दे रखा है और मास पूछा है। फोर्स वेक्टर फॉर्म में दी है, ट्विस्ट यहीं पर है। कितनी दी है जी? 8I 6J - 10K। और एक्सेलरेशन कितना दिया है बच्चों? 1 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। तो मास पूछा है। तो डियर स्टूडेंट, मास एक स्केलर क्वांटिटी है, फोर्स भी वेक्टर है और एक्सेलरेशन भी वेक्टर है। तो आपको पता है दो वेक्टर डिवाइड नहीं कर सकते, लेकिन उनकी मैग्नीट्यूड डिवाइड कर सकते हैं। तो यहाँ फोर्स की मैग्नीट्यूड आएगी। तो मैग्नीट्यूड का क्या तरीका था? 8 स्क्वायर माइनस 6 स्क्वायर माइनस 10 स्क्वायर, ये कर लें, और एक्सेशन दिया है 1। तो सारे आंसर को 64, 36 और 100 को ऐड कर लें, तो इस सारे का आंसर अगर आप सिंप्लीफाइड फॉर्म में लिखें तो 10√2 आ जाएगा kg में। इसको सिंप्लीफाई कर लें। तो ये क्वेश्चन कर लिया। और इस तरह का ऑप्शन आपके पास मौजूद है डियर स्टूडेंट, ऑप्शन नंबर बी। MCQs नंबर 38 MCQs को देखें। इस में स्टेटमेंट थोड़ी सी बड़ी है। अ बर्ड इज इन अ वायर केज विच इज हैंगिंग फ्रॉम द स्प्रिंग बैलेंस if the first case bird sit in the cage, and in second case bird flies outside the cage या fly about inside the cage, the reading of the spring balance। बहुत सीधी सादी कहानी है कि एक स्प्रिंग बैलेंस लगा हुआ है इधर, और उसके नीचे कोई केज टाइप लगा हुआ है, और उस केज में कोई बर्ड मौजूद है, परिंदा मौजूद है, कोई XYZ। तो वो बर्ड जब बैठा हुआ है तो उस वक्त रीडिंग क्या है, और जब वो फ्लाई करता है तो रीडिंग क्या है? बड़ी सीधी सी बात है। जब बर्ड बैठा हुआ है तो उस वक्त आपके पास टेंशन क्या होगी? M mass of the cage प्लस mass of the bird into G। और लेकिन जब बर्ड उड़ गया तो वो हवा में आ गया, तो नॉर्मल फोर्स बर्ड की ख़त्म हो गई, तो फिर रीडिंग क्या हो जाएगी? mass of cage। बर्ड का तो mass अब कंसीडरेशन में नहीं आएगा टेंशन के लिए, एपरेंट वेट के लिए। तो लिहाजा अब जो है MGC आंसर आएगा। तो ख़ुद देख लें, पहला आंसर बड़ा है, दूसरा आंसर छोटा है। तो इसमें पूछा भी यही गया है कि कंडीशन क्या होगी? द रीडिंग ऑफ द स्प्रिंग बैलेंस मोर इन फर्स्ट केस, लेस इन फर्स्ट केस, या अनचेंज होगी। तो लिहाजा इस केस के अंदर वही बात है कि रीडिंग जो है जब बर्ड उड़ जाएगा तो फर्स्ट केस में मोर होगी, तो मोर इन फर्स्ट केस आ जाएगी। तो लिहाजा इसका ए ऑप्शन आ जाएगा। क्लियर हो गया? सिंपल सी बात ही कि बर्ड जब बैठा हुआ है तो अब रीडिंग किया, और बर्ड जब उसमें उड़ने लग गया है तो अब रीडिंग किया है, तो तब रीडिंग जो है वो कम हो जाएगी। क्यों कम हो जाएगी? कि बस उस बर्ड का जो मैस है वो नॉर्मल के प्रोवाइड नहीं कर रहा, वो हवा में आ गया है, समझिए कि वो वेटलेस का उसका सपोर्ट गायब हो गया है, तो लिहाजा टेंशन भी गायब हो जाएगी। अगला क्वेश्चन 39 नंबर 39। Get Harry. In the game of tug of the war, condition of equilibrium exists. Both of the team, the rope of force 10⁴ Newton, the tension in the rope। ये सिंपल कि टग ऑफ वार के अंदर जो है कुछ लोग इस तरफ होते हैं, आपको पता है, कुछ लोग इस तरफ होते हैं, बहुत से लोग होते हैं बाहर। तो यहाँ पर वो कह रहे हैं कि 10⁴ न्यूटन फोर्स इन इस टग ऑफ वार में मौजूद है। तो जब फोर्स मौजूद है तो टेंशन इन द रोप क्या होगी?
बोथ टीम्स यानी कि दोनों टीम्स जो हैं, ये टीम जो है अपनी तरफ कितनी फोर्स लगाती है 10 की पावर 4 न्यूटन, और ये टीम भी अपनी तरफ 10 की पावर 4। तो टेंशन जो है आपको पता है, टेंशन जो है वो आपके पास वही फोर्स जो होगी आपके पास, क्योंकि न्यूटन थर्ड लॉ है, जितनी फोर्स एक टीम लगाती है तो दूसरी टीम भी उतनी फोर्स लगाती है, फोर्स दोनों इक्वल लगाएंगी, लिहाजा इस केस में फोर्स वही 10 की पावर 4 न्यूटन ही होगी, न्यूटन थर्ड लॉ। एक टीम जितनी फोर्स लगाएगी दूसरी टीम भी उतनी फोर्स लगा रही है, क्योंकि इक्विलिब्रियम एग्जिस्ट कर रहा है। इक्विलिब्रियम तब एग्जिस्ट करता है कि फोर्स इक्वल एंड अपोजिट होगी, और इक्वल एंड अपोजिट होगी तो टेंशन में भी टेंशन जो होती है वो आपके पास वही होती है जो आपके पास एक तरफ की फोर्स हो, दूसरी तरफ की इक्वल हो जाती है। तो ये ना समझें कि एक टीम जो है वो 10 की ताकत 4 लगा रही है, दूसरी 10 की पावर 4 लगा रही है तो फोर्स डबल हो जाएगी। टेंशन वही होती है जो एक तरफ से फोर्स होती है। तो ये कहानी कंप्लीट। एमसीक्यूज नंबर 40 पे चले जाएं। इसका राइट ऑप्शन कौन सा है? वही 10 की पावर 4 वाला ए ऑप्शन है। 40 पे आ जाएं प्लीज़। अ बॉल ऑफ mass 2 kg इज एक्सेटेड एट द रेट 2 मीटर पर सेकेंड, द रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम बताना है। सिंपल क्वेश्चन में मैस दिया हुआ है, 2 kg की बॉल है, उसमें एक्सेलरेशन कितना है 2 मीटर पर सेकंड स्क्वायर का एक्सेलरेशन है, तो रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम बताना है। तो प्यारे बच्चों, रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम आपको पता है फोर्स होता है, और फोर्स ma होती है, m2 है, a2 है, तो यह आ जाएगा 4 न्यूटन। तो 4 न्यूटन जो है यह आपके पास या 4 kg मीटर पर सेकेंड मौजूद है डी ऑप्शन में, तो डी इज़ द राइट ऑप्शन। न्यूटन की जगह kg मीटर पर सेकेंड स्क्वायर लिखा हुआ है। कोई सिंपल क्वेश्चन है। 41 में एमसीक्यूज़ में है नंबर 41। डियर स्टूडेंट, नंबर 41 में है कि 9 5 रुपी कॉइन्स आर पुट ऑन द टॉप ऑफ ईच अदर, के 5 रुपए के 9 कॉइन्स हैं, एक दूसरे के टॉप के ऊपर पड़े गए रखे हुए हैं। डायग्राम बनाना थोड़ा मेरे लिए टीडियस जॉब हो जाता है। 1 2 3 4 5 6 7 8 इस तरह एक दूसरे के ऊपर जिस तरह काइन होते हैं एक दूसरे के ऊपर पड़े हुए हैं। ये तो ऐसे बन गई जैसे जंजीर है। बहरहाल वो काइन एक दूसरे के ऊपर पड़े हुए हैं, किस क्वेश्चन में ये कहा है। तो फिर कह रहे हैं कि ईच कॉइन हैज़ मैस m, हर एक कॉइन का मैस m है, सारों का मैस m है, इक्वल मैस के कॉइन हैं। तो इसमें बताना है द रिएक्शन ऑफ 5th कॉइन ऑन 6th कॉइन। कुल 9 है, 5th का 6th पे रिएक्शन कितना होगा। देखें पहले तो ये कि 5th पे कितना रिएक्शन, 5th पे कितने, जो 5th कॉइन है 5th कॉइन के ऊपर कितना वेट लग रहा है। 5th कॉइन के ऊपर 4 mg वेट लग रहा है, 5th के ऊपर 1 2 3 4। अब 5th के ऊपर जितनी फोर्स लग रही है 5th 6 के ऊपर कितनी लगाएगा 4 mg लगाएगा, 4 mg। तो इसी तरह 6 जो है वो 5th पे कितनी लगाएगा, वो भी 4 mg लगाएगा। तो इसका आंसर 4 mg आएगा। क्वेश्चन एक दफ़ा फिर सुन लें। 9 कॉइन पड़े हुए हैं, तो हम कह रहे हैं 6th का रिएक्शन बताओ। आपको पता है एक होता है एक्शन, एक होता है नॉर्मल रिएक्शन, यानी कि जो वेट होता है वो एक्शन कंडीशन में आता है, और वेट के बराबर जो ऊपर फोर्स रखती है वो रिएक्शन के हिसाब से आती है। अब 5th कॉइन के ऊपर खुद कितना एक्शन मौजूद है 4 mg। तो 4 mg वो जो है वो रिएक्शन एक्शन किसको दे रहा है 6 को दे रहा है। तो 6 भी आपको तो पता है एक्शन और रिएक्शन इक्वल होते हैं इस सेंस में। मतलब यह है कि वेट और नॉर्मल फोर्स इक्वल मैग्नीट्यूड में लेते हैं अगर इक्विलिब्रियम हो। तो यहाँ पर ये इक्वल मैग्नीट्यूड में वो उस पर 4 mg लगा रहे हैं 5th पे 4 कॉइन। तो 5th जो है 6th पे कितनी लगा रहा है 4 mg, और 6 भी 5th पे कितनी लगा रहा है 4 mg। तो लिहाजा इसका ऑप्शन 4 mg है, और ये आपके पास आ जाएगा डियर स्टूडेंट्स। इसमें ऑप्शन नंबर सी मैंने दे रखा है। तो ये क्वेश्चन कंप्लीट हो गया। नंबर 42।
नंबर 42 में है कि अ फोर्स ऑफ 5 न्यूटन, कोई 5 न्यूटन की फोर्स लग रही है एक ऑब्जेक्ट पर और बॉडी पर, और उसका वेट कितना है डियर स्टूडेंट, 9.8 न्यूटन एक उसका वेट है। 5 न्यूटन की फोर्स लग रही है। वेट तो आपको पता है mg होता है, वेट क्या होता है, mg होता है, 9.8 न्यूटन, और g की वैल्यू कितनी है, 9.8 है। 9.8 कैंसिल कर दें तो मैस इज इक्वल टू 1 kg आ जाएगा, यूनिट में आ जाएगा, 1 kg आ जाएगा। अब 1 kg मैस आ गया, फोर्स आपको पहले से मालूम था, फोर्स दे रखी थी इस वेट, ये वेट का डेटा क्यों दिया था, ताकि आप इससे मैस निकाल लें। फोर्स मालूम है, मैस निकाल रहे हैं तो एक्सेशन आप आसानी से निकाल सकते हैं, F/m, तो 5/1 5 मीटर पर सेकंड स्क्वायर जो है इसका एक्सेलरेशन होगा, और ये ऑप्शन मौजूद है सी पे। नंबर 43 पे आ जाएं प्लीज़। यानी कि बस पहले क्वेश्चन में फोर्स दी है, वेट दिया, वेट से मैस निकालना था, फोर्स दिया था, फोर्स और मैस से एक्सेशन निकालना, तो बड़ा आसान सी कहानी है, कंप्लीट हो गई कहानी। नंबर 43 पे देखिए डियर स्टूडेंट, इंजन ऑफ कार प्रोड्यूसेस एन एक्सेलरेशन, एक इंजन है गाड़ी का, वो 6 मीटर पर सेकंड स्क्वायर का एक्सेलरेशन जनरेट कर रहा है। इफ़ द कार पुल एन अदर सेम मैस देन एक्सेलरेशन वुड बी, अगर वो कहता है ये एक्सेलरेशन एक इंजन में है और अगर कार एक और उतने मैस को खींच रही है तो फिर एक्सेलरेशन क्या होगा। आपको पता है एक्सेलरेशन जो होता है वो मैस के साथ इन्वर्सली प्रोपोर्शनल होता है। अब एक कार के लिए एक्सेलरेशन ये था, और अगर आपके पास दूसरी उतने मैस की कार हो जाएगी तो मतलब ये है, तो फिर आपके पास एक्सेलरेशन हाफ हो जाएगा। सादा साल एम मैस के लिए एक्सेलरेशन कितना है, यानी कि कार खुद को एक्सेलरेट करवा रही है 6 से, अगर उतने मैस की कार उसके साथ अटैच कर दी जाए तो मैस फिर डबल हो जाएगा, और डबल मैस होने से एक्सेलरेशन आपको पता है हाफ हो जाएगा। तो 6 का हाफ कितना है, 3 मीटर पर सेकंड स्क्वायर है। ज़बानी सवाल आप कर सकते हैं, तो मैस डबल हुआ है, मैस डबल हुआ है तो एक्सेलरेशन हाफ हो जाएगा, और 6 का हाफ 3, और ये ऑप्शन आपके पास मौजूद है प्यारे बच्चों नंबर सी में। अगेन बहुत छोटे छोटे ट्विस्ट के साथ टेस्ट बना हुआ है, इतना ज़्यादा कॉम्प्लिकेशन नहीं है। बहरहाल नंबर 44 में मैंने कहा है व्हेन हॉर्स स्टार्ट रनिंग ऑल ऑफ अ सडन द राइडर ऑन द हॉर्स बैक फॉल, बिकॉज कि हॉर्स जो है सडन जब रन करता है तो जो राइडर है वो बैक फॉल करता है। तो इसमें ऑप्शन सही क्या है बताने हैं, बिकॉज ही इज़ टेकन बैक, कि वो पीछे गिरता है क्योंकि उसको पीछे ले जाया जाता है, बिल्कुल पीछे तो नहीं हो, तो घोड़ा तो आगे बचता है। ही इज़ अफ्रेड, वो डरा होता है, बिल्कुल ऐसी बात नहीं है। ड्यू टू इनर्शिया ऑफ रेस्ट, यस, स्टैटिक इनर्शिया की वजह से वो जो है रेस्ट इनर्शिया होता है। रेस्ट हालत में जो है उसमें स्टैटिक इनर्शिया होता है, और स्टैटिक इनर्शिया में जब वो घोड़ा भाग जाता है तो वो इनर्शिया की वजह से ऊपर वाला हिस्सा तो रेस्ट में रहना चाहता है, नीचे वाला घोड़े के साथ भाग जाता है तो पीछे की तरफ गिर जाता है। अगर मोशनल इनर्शिया की क्या एग्जाम्पल होगी, मोशनल इनर्शिया की ये है कि जैसे अगर मिसाल के तौर पर घोड़ा या पास जाते हुए अचानक रुक जाता है तो आप आगे की तरफ गिरते हैं, तो ये इनर्शिया ऑफ मोशन आपको गिराता है, और रुकी हुई हालत में जब भागते हैं तो इनर्शिया ऑफ रेस्ट आपको गिराता है। लिहाजा ऑप्शन मिल गया सी में, चौथे ऑप्शन को पढ़ता भी नहीं हूं। नंबर 45 कहा है अ पार्टिकल ऑफ मैस m इज मूविंग विद वेलोसिटी v स्ट्राइक अ वॉल एंड रीबाउंड बैक। इफ द मैग्नीट्यूड ऑफ द वेलोसिटी इज अनचेंज्ड, द फोर्स एक्सर्टेड on the wall by the particle during the time of contact delta t। dear student, अगर आपको याद हो तो मैंने बॉल वॉल केस करवाया था आपको, बॉल वॉल केस के बॉल जब बिल्कुल अनचेंज स्पीड के साथ वापस आती है तो ये फार्मूला बस मैं अब डिराइव नहीं करता, मैं कर चुका हूँ ये, क्योंकि इस तरफ मोमेंटम आपके पास p है, इसके पास माइनस p है, p में से p निकालेंगे, p माइनस p, तो सीधी सी बात है 2p/t आएगा, और p क्या है, mv आया। तो बॉल वाल केस में हमेशा मोमेंटम का ये फार्मूला होता है। तो आपको सिर्फ इसमें ऑप्शन पूछना था, यही ऑप्शन जो है सी में ऑलरेडी एग्जिस्ट कर रहा है। तो नंबर आपके पास आ जाएगा 46।
46 में प्यारे बच्चों मैंने पूछा है, अ व्हीकल ऑफ मैस 120 kg इज मूविंग विद यूनिफॉर्म वेलोसिटी 108 किलोमीटर पर आवर, देन फोर्स टू स्टॉप द व्हीकल इन 10 सेकेंड। सीधी सी बात है, व्हीकल कितने मैस की है? 120 इन किलोग्राम। किस वेलोसिटी से जा रही है? 108 इन किलोमीटर पर आवर जा रही है, और 10 सेकंड में इसको रोकना है। तो रोकने में क्या फोर्स जो है वो दरकार होगी? तो आपको पता है रोकने में जो फोर्स होती है वो डेल्टा P ओवर डेल्टा T होती है। अब आपके पास उसका इनिशियल मोमेंटम तो mv है, फाइनल 0 हो जाएगा, और T जस्ट पुटिंग करना है। यही डेटा जो mv आपको दिया गया है, मोमेंटम जो है उसका mv है, अभी mv से सिफर करना है, तो डेल्टा P जो है वो mv मैंने सिफर, जो सिफर माइनस mv कर दें, माइनस आ जाएगा, रिटार्डेशन आ जाएगा, बारह जो भी है। आप माइनस साइन लेते हैं नहीं लेते, यानी कि 0 माइनस mv करो या mv माइनस 0 करो और टाइम पे डिवाइड कर दो, सारा डेटा आपको गिवन है। जो है इसको जस्ट आपने करना है कि किलोमीटर पर आवर को मीटर पर सेकंड में कन्वर्ट कर लें और डेटा खुद सॉल्व कर लें, और इसका आंसर आपके पास आ जाएगा 360 इन न्यूटन। और ये ऑप्शन मौजूद है डियर स्टूडेंट्स, 46 वाला जो है ये भी सी है। ओके, अगला क्वेश्चन है, अ ब्लॉक ऑफ मैस m इज सस्पेंडेड फ्रॉम द सीलिंग। नंबर 47, एक ब्लॉक है, उसका मैस m है, सीलिंग के साथ सस्पेंडेड है ऑफ द रूम थ्रू अ मेटल चेन ऑफ मैस m। उसका मेटल के चेन के साथ वो है, चेन जो है, चेन का मैस कितना है? m है। तो हो पड़ा फिर, तो पूछा क्या है? द सीलिंग पुल्स द चेन अपवर्ड। ज़ाहिर है कि सीलिंग जो होती है वो आपके पास क्या होती है? मैस इंटू जी होती है। ये सीलिंग जो खींच रही होती है, जो चेन में टेंशन है, अब टेंशन टोटल मैस और जी होती है। टोटल मैस क्या है? मैस ऑफ ब्लॉक प्लस मैस ऑफ चेन इंटू जी। तो सीलिंग जो है वो ब्लॉक को इस मैस से खींच रही होगी, चेन का मैस शामिल करना था, तो इसका ऑप्शन जो है वो सी मैंने दिया हुआ है। 48 पे आ जाएं। बड़ा सीधा सा बात है, आपको पता है कोई चीज़ हैंगिंग पोजीशन में मौजूद है, तो जब कोई चीज़ हैंगिंग है और तो उस वक्त जो फोर्स होती है वो टेंशन होती है, और टेंशन जो है वो मैस और एक्सेशन होती है, जिसको आप अपरेंट वेट भी कहते हैं एट रेस्ट। नंबर 48 को देखिएगा प्लीज़, इसको मैं इधर लिख रहा हूँ ज़रा दोबारा से। 48 में थोड़े सुने, कह रहे हैं कि एक मशीन गन है माउंटेड ऑन 2000 kg कार। 2000 kg कार के ऊपर एक मशीन गन को माउंट किया गया है हॉरिजॉन्टल फ्रिक्शनल सरफेस में, और वो 10 बुलेट्स पर सेकंड फॉल कर रही है। ये जब बुलेट्स की तादाद हो ना तो क्या फार्मूला लगाएंगे? m मैस या नंबर ऑफ बुलेट, मैस ऑफ बुलेट, और उनकी जो वेलोसिटी है डिवाइडेड बाय टाइम। ये आपके पास जो बुलेट्स आगे जाएंगी, ये जो कार के ऊपर पीछे की तरफ रिएक्शन की फोर्स अप्लाई करेंगी, ये उसका फार्मूला आ जाएगा। चूँकि पर सेकंड का हुआ है, पर सेकंड का हुआ है, तो 1 सेकंड, तो यानी कि जो फोर्स है वो n m ओवर v आपके पास गन पीछे की तरफ लगाएगी। अच्छा, तो यहाँ पर ये पूछी गई है कि आप जो है वो जो ज़ाहिर है 10 बुलेट्स जो हैं MS वाली आगे की तरफ जाएंगी, तो जो गाड़ी है उसके ऊपर फोर्स लगेगी और जिसके नतीजे में वो पीछे की तरफ एक्सेलरेट होगी। तो इसमें उसकी एक्सेलरेशन जो है वो पूछी है। तो एक्सेलरेशन डियर स्टूडेंट क्या होती है? फोर्स और मैस होती है कि नहीं? तो फोर्स यहाँ पर कितनी है? N mv, और मैस आपके पास कार का मैस आपने पुट करना है, तो n आपके पास 10 है। हर बुलेट का मैस जो है मैंने दे रखा है, उसमें मैस 10 ग्राम दिया हुआ है, तो 10 ग्राम जो है वो 10/1000 हो जाएगा, किलोग्राम में आपने कन्वर्ट करना है। और हर बुलेट किस वेलोसिटी से लीव कर रही है? 500 मीटर पर सेकंड की वेलोसिटी से, और उसका जो
गाड़ी का मैस है वो दिया हुआ है। यानी कि सादा लफ्ज़ों में जो बुलेट्स है उसकी तादाद और मैस और वेलोसिटी से आपने पर यूनिट टाइम में, पर सेकंड में फोर्स निकालनी है और फोर्स को गाड़ी के मैस पे डिवाइड करना है। तो वो जो गाड़ी एक्सेलरेट करेगी, यहाँ से आपके पास सीधा सादा आंसर आ जाएगा 1/14 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, और ये डी में मौजूद है। नंबर 49 में कहा गया है कि यूरेनियम न्यूक्लियस डिकेज बाय एमिटिंग अल्फा पार्टिकल विद वेलोसिटी v मीटर पर सेकेंड, देन रिकॉयल स्पीड ऑफ रेजिडुअल न्यूक्लियस बताना है। देखिए डियर स्टूडेंट, U238 का न्यूक्लियस है, अल्फ़ा पार्टिकल निकालेगा, अल्फ़ा पार्टिकल में मैस 4m होता है, इसका मैस है U238m। तो 238m आपको पता है जो है इधर जाता है, यानी अल्फ़ा पार्टिकल का मैस और ये उसकी वेलोसिटी, ये इसका मोमेंटम आ गया अल्फ़ा पार्टिकल का। और यूरेनियम ने जो है इस तरफ रिकॉयल होना है, तो यूरेनियम का मैस कितना हो जाएगा 238, तो अपना मैस था 4, उससे निकाल लो, और उसकी वेलोसिटी, यूरेनियम की वेलोसिटी, ये सिंपल मोमेंटम कंजर्व किया है। m1v1 इज इक्वल टू m2v2, इक्वल एंड अपोजिट मोमेंटम रखेंगे, गन बुलेट वाला केस है उसी तरह। तो इसमें हमने पूछा क्या था कि रिकॉयल स्पीड बतानी है यूरेनियम की। तो प्यारे बच्चों, मैस से मैस कैंसिल कर लें, वेलोसिटी ऑफ यूरेनियम बतानी है आपने, 4 के 238 से इसको निकालें तो ये कितना आ जाएगा 234 वेलोसिटी ऑफ अल्फ़ा पार्टिकल। तो ये इस तरह का ऑप्शन जो है मौजूद है, बी के अंदर मौजूद है, बल्कि इसमें माइनस साइन तो आता है, आपको पता है, ये ऑप्शन सी के अंदर मौजूद है। माइनस साइन तो आप मोमेंटम कंजर्व करने के लिए डालते हैं ना, इक्वल एंड अपोजिट मोमेंटम है। तो बड़ी सीधी सादी बात की है ये कहानी। मैं अपने जो लेक्चर हैं, क्लास के लेक्चर अपलोड भी हैं यूट्यूब पे, उनमें बड़ी डिटेल में ये यूरेनियम और अल्फ़ा पार्टिकल के केस के फार्मूले डिस्कस कर चुका हूँ। उन्हीं फार्मूले को अप्लाई करके ये m1v1 इज इक्वल टू m2v2 वाला फार्मूला लगाया है, और सीधा साधा MCQ सॉल्व करके ऑप्शन आ चुका है, और सी ऑप्शन है अगेन। तो ये हम लोगों ने 49 तक MCQs कर लिए हैं। दैट वाज नॉट 49, दैट वाज 50 MCQs, आई एम सॉरी फॉर दैट। ये मैंने 50 MCQs कर दिया है, 49 MCQs मैंने छोड़ दिए, अब 49 कर लेते हैं, मुझसे स्किप हो गया। (49) को आप देख लें। 49 MCQs में क्या कहा था जी, 49 MCQs में ये बात की गई है, एक दो सुन लें कि अ बैग ऑफ मैस m इज़ सस्पेंडेड बाय अ रोप। एक बैग है, उसका मैस m है, और एक रोप के ज़रिए सस्पेंड किया गया है उसको। डियर स्टूडेंट्स, यहाँ पर ये कहानी बताई गई है। अ बुलेट ऑफ मैस m/20 इज़ फायर्ड विद द वेलोसिटी। इसकी तरफ एक बुलेट फायर की गई है m/20 मैस की v वेलोसिटी के साथ, इसकी तरफ जो है वो फायर की गई है। द वेलोसिटी ऑफ बैग बतानी है फाइनली। आपको पता है ये बुलेट जब बैग को लगेगी तो बैग इधर मूव करेगा, उस बैग की वेलोसिटी बतानी है। तो देखें, हमें पता है कि मोमेंटम जो है वो कंजर्व करना है उसका, कि इनिशियल m1 v1 m2 v2 वाली कहानी है। तो m1 कितना है, बुलेट का मैस कितना है m/20 है, उसकी वेलोसिटी v है, और फाइनल मैस क्या होगा, बैग का मैस और बुलेट का मैस ऐड कर दें, और ये आपके पास बैग की वेलोसिटी, बैग को कैपिटल B से डिनोट कर दें, बुलेट की वेलोसिटी को स्मॉल b से डिनोट कर दें। तो ये v कैपिटल B बताना है, सिंप्लीफाई करना है आपने इसको, और v कैपिटल B के लिए सेपरेट करना है, और आप इसको ये mv बुलेट आ जाएगा, by20 आ जाएगा। इसके साथ आपने एलसीएम लेना है, ये 20m v ऑफ बुलेट, 20 से 20 सिंपल कैंसल हो जाएगा, mv ऑफ बुलेट। तो इधर आपके पास ये 20 है ना, 20 + 1 21 m आ जाएगा वेलोसिटी ऑफ बैग,
एम से एम कैंसिल कर दें तो बुलेट बाई 21 ये आपके पास वेलोसिटी ऑफ बैग आ जाएगी। और वी बी बाई 21 कौन सा ऑप्शन है डियर स्टूडेंट्स, ये आपके पास है डी। वंस अगेन जो है मोमेंटम को हम लोगों ने कंजर्व किया है कि इनिशियल मोमेंटम और फाइनल मोमेंटम जो है वो जो परफेक्टली इन इलास्टिक कोलिजन का केस है। इन इलास्टिक कोलिजन में भी तो मोमेंटम कंजर्व होता है ना, तो ये वही कहानी है। इस तरीके से हम लोग 50 MCQs कर चुके। ये 49 था और 50 पहले करवा दिया है। तो अब आ जाते हैं नंबर 51 पे। आखिरी 10 MCQs हैं, इनको देखें। 2 रेलवे ट्रक ऑफ मैस m and 3m move toward each other in opposite direction with velocity 2v and v। बड़ी सीधी सी बात है। रेलवे ट्रक का MCQs पहले भी दिया है, एंटी टेस्ट में भी पिछले साल। ये रेलवे ट्रक में इसलिए एम्फसाइज किया कि इससे 3 MCQs आ चुके हैं। पिछले साल, उससे पिछले साल भी आ चुका है, और फिर मेडिकल इंजीनियरिंग के केस में एक दफ़ा 2 दफ़ा MCQs आया है एक ही साल में, तो इसलिए। और ये भी एंटी टेस्ट का ही MCQs है कि रेलवे ट्रक है, एक का मैस m है और दूसरे ट्रक का मैस जो है वो 3m है। ठीक है जी, ये उनके मैसेज दिए गए हैं। जबकि वेलोसिटीज़ जो हैं, इसकी वेलोसिटी 2v दी है और उसकी वेलोसिटी v दी है, अपोजिट डायरेक्शन में मूव कर रहे हैं, तो कर रहे हैं अपोजिट डायरेक्शन में, और स्टक हो जाते हैं। दिस ट्रक कोलाइड एंड स्टिक टुगेदर, और जब स्टिक हो जाते हैं तो कॉमन स्पीड बतानी है। तो प्यारे बच्चों, स्टिक टुगेदर में कॉमन स्पीड का मैंने आपको फार्मूला बताया था, अगर आपको याद हो, m1 v1 m2 v2 m1 प्लस m2, ये अपोजिट डायरेक्शन के केस में फार्मूला कंबाइंड वेलोसिटी का, सेम डायरेक्शन में प्लस आता है। 1 किसको पुट करना होता है, बड़े, जिसका बड़ा आंसर आए, वरना माइनस में आंसर आ जाएगा, कोई वरी इसमें नहीं लेनी है। तो फ़र्ज़ करें ये m1 3 ले लें, v1 v ले लें, m2 m है, v2 2v है, और m1 जो है m3m, बिल्कुल सीधा 3mv 2mv और नीचे 4m आ जाएगा प्यारे बच्चों। तो ये आपके पास आ जाएगा 1 ऊपर 1mv और 4m, m से m कैंसिल कर लें, v/4 इज़ द राइट ऑप्शन। और ये आपके पास सीधा साधा क्वेश्चन था और उसका सीधा साधा आंसर मैंने आपको दिया है, और v/4 जो है यहाँ पर ए में मौजूद है। बड़ी सीधी सादी सी बात है, अगर आप बरी हो रहे हैं कि जी m की वेलोसिटी 2v है और 3m की वेलोसिटी v है, इधर भी बिल्कुल एज इट इज़ स्टेटमेंट दी हुई है। m की वेलोसिटी जो है वो 2v है ये, और 3m की वेलोसिटी v है, मल्टीप्लाई कर दिया है दोनों को, mv 2m उसको 3m की v और m की 2v, ये पुटिंग कर दिया और v/4 आंसर आ गया है। कंबाइंड वेलोसिटी कम हो गई है क्योंकि कोलिजन इन इलास्टिक है, परफेक्टली इन इलास्टिक है। 52 क्वेश्चन में देखें, 2 objects of different masses are falling freely from the same height above earth's surface will experience the same। यानी कि सिंपल सी कहानी है कि 2 ऑब्जेक्ट्स हैं, सेम हाइट से गिर रहे हैं, एक का मैस कम है और एक का मैस ज़्यादा है, मतलब है डिफरेंट मैसेस के 2 ऑब्जेक्ट्स हैं, सेम हाइट से गिर रहे हैं। तो डियर स्टूडेंट, जब ये सेम हाइट से गिर रहे हैं तो कॉमन सेंस की कहानी है, आपको एक बात तो पता चल जानी चाहिए कि इनकी जो वेलोसिटी है, टकराने की वेलोसिटी, वो मैस पे डिपेंड नहीं करती, और इनका जो गिरने का टाइम है वो भी मैस पे डिपेंड नहीं करता। तो एक तो ये सेम वेलोसिटी से टकराएंगे और दूसरा जो है ये सेम टाइम में गिरेंगे। अलबत्ता मोमेंटम चूँकि मैस पे डिपेंड करता है, तो छोटे का मैस और वही वेलोसिटी और बड़ा मैस और वही वेलोसिटी, मोमेंटम का फ़र्क होगा, बड़े मैस का मोमेंटम ज़्यादा होगा। तो इसमें पूछ क्या रखा है कि चेंज ऑफ मोमेंटम पर यूनिट टाइम सेम होगा, जी नहीं। चेंज ऑफ वेलोसिटी पर यूनिट टाइम सेम होगी, बिल्कुल सही है। चेंज ऑफ वेलोसिटी जो है पर यूनिट
दोनों की वेलोसिटी जो है इक्वली चेंज होगी, उसका एक्सेलरेशन भी सेम होगा, मतलब इन दोनों का एक्सेलेरेशन भी मास पे डिपेंड नहीं करता है। तो एक्सेलेरेशन जो है वो आपके पास W/m है, लेकिन W और m डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होते हैं, तो एक्सेलेरेशन कांस्टेंट होता है। लिहाजा बस ये वाला केस एक जर्नलाइज केस में आपको कर देता हूँ कि इस तरह कोई बात करे, सेम मैसेज इन द एब्सेंस ऑफ एयर फ्रिक्शन, उनके एक्सेलेरेशन सेम होंगे, मतलब टाइम रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी सेम होगा, सेम वेलोसिटी से टकराएंगे, सेम ही टाइम में टकराएंगे, मोमेंटम सेम नहीं होंगे। तो जो राइट इन्फॉर्मेशन मिल रही है वो कहता है क्या चेंज इन मोमेंटम पर यूनिट टाइम सेम है? नहीं, चेंज इन मोमेंटम तो वेट होता है, हल्के का वेट कम है, भारी का वेट ज़्यादा है, चेंज इन मोमेंटम पर यूनिट टाइम सेम नहीं, चेंज इन वेलोसिटी पर यूनिट टाइम सेम है। तो हाँ, ये राइट ऑप्शन है, बाकी दो ऑप्शन ऐसे गलत दिए हुए हैं, उनको रीड आउट कर लें। नंबर आपके पास आ जाता है 53। 53 में क्या कहा है? A shell of mass m is moving with velocity v suddenly breaks into two pieces. The part having mass m/4 remains stationary. The velocity of other shell बतानी है। देखें, ये MCQs एंट्री टेस्ट में इसी 19 में आया है। क्वेश्चन एक दफ़ा फिर सुन लें। कह रहा है कि एक शेल है, उसका मास m है और v वेलोसिटी से जा रहा है, तो जा रहा है, ये उसका इनिशियल मोमेंटम मैंने लिख दिया, तो फाइनल मोमेंटम भी कंजर्व होगा। फिर उसने कहा है कि ये ब्रेक हो जाता है टू पीसेज में, इसमें एक टुकड़ा जिसका मास m/4 है वो रेस्ट पे आ जाता है, तो बाकी टुकड़ा क्या बचेगा? m-m/4 ना, उसकी वेलोसिटी बतानी है। ये आप मेरी बात सुन रहे हैं कि एक शेल है, उसका मास m है, ये टूट गया, फट गया हवा में, और उसका जो टुकड़ा है चौथाई मास वाला वो रुक जाता है। तो देखें, इनिशियल मोमेंटम मस्ट बी इक्वल टू फाइनल मोमेंटम, कंजर्वेशन लॉ। ये इनिशियल मोमेंटम है, फाइनल मोमेंटम वो जो टुकड़ा टूटा उसका और जो बच गया उसका। टुकड़ा जो टूटा उसका मास था शेल का m/4, तो बाकी जो टुकड़ा बच गया उसका m-m/4 होगा ना, तो इसकी वेलोसिटी बतानी है। इस ये टर्म तो ख़त्म हो जाएगी, mv, ये आपके पास 4m m/4 v, ये आपके पास आ जाएगा mv 3m 4v प्राइम, m से m कैंसल, तो ये आ जाएगा 4v/3, ये उसकी वेलोसिटी आ जाएगी। और इस तरह का ऑप्शन डी में मौजूद है। ये आपके ईटा 19 का टेस्ट MCQs था। क्वेश्चन को देख लें। A ball of mass 2 kg is thrown normally against the wall. फिर वॉल के अगेंस्ट है, यानी वॉल बॉल केस है, with a speed 20 मीटर पर सेकेंड and rebound normally with a speed 15 मीटर पर सेकेंड। द इम्पल्सिव फोर्स बतानी है। तो रेजिस्टेंट बॉल वाल केस है, लेकिन अब ज़्यादा वेलोसिटी से गई है और कम वेलोसिटी से आई है, तो बस फोर्स बतानी है। तो फोर्स बतानी है, तो फोर्स आपके पास चेंज इन मोमेंटम होगा, इनिशियल माइनस फाइनल करो या फाइनल माइनस इनिशियल करो, आपके डिस्पोजल पे है। तो इनिशियल में m1 v1 m2 v2 ओवर डेल्टा टी इसमें पुट कर दें, तो जब वापस आ रही है तो यहाँ एक माइनस, आपने वापस आने का माइनस भी देना होगा, -2 देने होंगे। जब 2 माइनस देने होंगे तो m1 कितना है प्यारे बच्चों, बॉल कितने की है, 0.2 kg की है। बस डायरेक्ट मैं लिख देता हूँ इधर, m1 v1 प्लस m2 v2 आ जाएगा। बॉल वाल केस है ना, मोमेंटम ने तो ऐड ही होना है ना, अगर इक्वल स्पीड से आती तो फिर 2m ही होता। तो इसमें जस्ट पुटिंग कर दें, m बॉल का मैस आपको दिया है 0.2, पहली वेलोसिटी दी हुई है डियर स्टूडेंट 20, दूसरी दी हुई है 15, तो m मैस तो चेंज हुआ नहीं है, मैस में तो कोई तब्दीली आई नहीं है। मैस कॉमन ले लें, दोनों वेलोसिटीज़ को ऐड कर लें और उस 0.2 से मल्टीप्लाई करके, और टाइम जो है वो पर सेकंड के हिसाब से दिया गया है, तो वो पर सेकंड आप वो 1 टाइम की जगह 1 सेकंड पुट कर लें तो आंसर आ चुका है मेरे ख्याल में। कहते हैं तो आंसर निकाल देता हूँ आपको। नंबर कौन सा है, 54 जी। m कितना है डियर स्टूडेंट, 0.2, पहली वेलोसिटी कितनी है 20, दूसरी कितनी है 15, टाइम को 1 सेकंड पुट कर दें तो ये आपके पास आ जाएगा 35। 35 को जो 2 से मल्टीप्लाई कर देंगे, 35
0.2 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो ये आपके पास 0.7 में आंसर आ जाएगा। चेंज इन मोमेंटम पूछा है क्वेश्चन में, इम्पल्सिव फोर्स पूछिए तो ये न्यूटन सेकंड में ऑप्शन दिए, न्यूटन में देने चाहिए थे बहरहाल, तो ये आपके पास 7 आंसर आ जाएगा। इससे 7 आंसर आता है, 17 के लगभग आंसर आता है। ऑप्शन में जो है इसमें कोई ऐसा ऑप्शन मौजूद नहीं है। द इम्पल्स ऑफ फोर्स पूछा है, एक दो क्वेश्चन रीड आउट कर लेते हैं अगर कोई कमी है इसमें। 0.2 kg की बॉल है, नॉर्मली वॉल के साथ टकराई है, 20 मीटर पर सेकंड वेलोसिटी है, रिबाउंड हुई है 15 मीटर से। इम्पल्स बतानी है, वॉल के ऊपर टाइम की इंफॉर्मेशन नहीं दी गई है। टाइम की इंफॉर्मेशन नहीं दी गई है तो फिर टाइम, तो हमारे पास इम्पल्स पूछा है, इम्पल्स से फोर्स नहीं पूछी, इम्पल्स पूछा है तो इसका मतलब है डेल्टा पी है, और डेल्टा पी आपके पास वही होगा mv1 प्लस v2। तो बात तो वही आ रही है जो पहले की है, बात वही आ रही है क्योंकि टाइम पर सेकंड के हिसाब से ले रहे हैं। तो 17 आंसर आता है, 17 35/2 ना, नहीं ठीक है, तो ये आपके पास कितना आ जाएगा, 2/10 आ जाएगा। ठीक है, बिल्कुल 7 आंसर सही था, आई एम सॉरी फॉर दैट, सही आंसर है। मतलब अगर आपसे इम्पल्स पूछता है तो आप F/Δt देंगे ना, और F ये आपके पास आ जाएगी, और टाइम पर सेकंड ले लें, बात वही है, उस तरीके से करें। ठीक आंसर था, 17 नहीं था, आई एम सॉरी फॉर दैट। मैं इसको 1/2 समझ रहे तो 0.2 है, 0.5 होता तो 17 उस तरह आता, तो 0.2 है, ठीक है, 0.2 × 7, आई एम सॉरी फॉर दैट। तो ये आपके पास आ जाएगा 55 पे चले जाएँ जल्दी जल्दी। Stuntman weighing 80 kg drops himself gently into the open car, weighs 720 kg and moving with velocity 80 km/h. Velocity of the car after event बतानी है। एक दफ़ा क्वेश्चन फिर सुने, ये अच्छा क्वेश्चन है ना, 55 क्वेश्चन कि एक स्टंट मैन है, उसका मैस कितना है डियर स्टूडेंट, 80 इन किलोग्राम्स है। अच्छा, खुद को कार के ऊपर जाम करता है, और कार का मैस जो है, कार के मैस को कैपिटल M से डिनोट कर देता हूँ, वो आपके पास है 720 इन kg, और किस वेलोसिटी से मूव कर रही है कार जी, 80 km/h से मूव कर रही है। तो वेलोसिटी बतानी है अब उसकी, क्या कहते हैं, द वेलोसिटी ऑफ द कार आफ्टर इवेंट, कंबाइन इवेंट के बाद की वेलोसिटी बतानी है। तो ये आपके पास ठीक है। तो अब देखिए डियर स्टूडेंट, ये मैस यानी कि इनिशियल मोमेंटम ऑफ कार क्या है, मैस ऑफ द कार एंड वेलोसिटी ऑफ द कार। जब वो उस पर जंप लगा देता है, मैस ऑफ स्टंटमैन और मैस ऑफ द कार, और फिर आपके पास उसकी कंबाइंड वेलोसिटी, ये कहानी चलेगी। कार है, ये इनिशियल मोमेंटम मौजूद है mv, ये वाली मैस की कार इस वेलोसिटी से आ रही है, इस मैस के मैन ने उसमें जंप लगाया है और कंबाइंड वेलोसिटी बतानी है। तो मैस कितना है उसका जी, 720, और वेलोसिटी कितनी है उसकी 80, और मैस उसका कितना है 80, और वो कितनी है 720, और कंबाइंड वेलोसिटी बतानी है। सीधी सी बात है। तो 720 × 80, और 720 ये आपके पास कितना आ जाएगा, 800 आ जाएगा, ये कंबाइंड वेलोसिटी। इसको इससे कैंसिल कर लें, 0 को 0 से कैंसिल कर लें, तो वैंस कैंसिल कर लें, तो कंबाइंड वेलोसिटी आपके पास आ जाएगी 72 km/h। आप समझ चुके हैं कहानी को।
मैंने ऐसा सिस्टम में कन्वर्ट नहीं किया क्योंकि डेटा में अगर जितने भी ऑप्शन हैं वो भी किलोमीटर पर आवर में दिए गए हैं और इधर भी किलोमीटर पर आवर में वेलोसिटी दी गई है, तो मैंने नहीं किया। आप उम्मीद करते हैं, मैं उम्मीद करता हूँ एमसीक्यू समझ चुके होंगे। और इसका मैंने जो राइट ऑप्शन दे रखा था वो भी था 56 पे आप चले जाएं। A particle of mass m is moving with velocity v, strike a stationary mass 2m and sticks to it. The speed of the system बतानी है। फिर वही कहानी है जैसे मैंने पहले बताई थी कि एक बॉडी है, उसका mass m है, velocity v है, इस तरफ जा रही है और एक दूसरे mass के साथ स्टिक हो गई है जिसका mass जो है 2m है और velocity उसकी 0 है। तो कंबाइन वेलोसिटी बतानी है। कंबाइन वेलोसिटी का फार्मूला आपको पता है, m1 v1 m2 v2 m1 प्लस m2 डियर स्टूडेंट, m1 m है, v1 v है, वो 0 है क्योंकि वेलोसिटी 0 है, और m है और वो 2m है। तो ये आपके पास ऊपर m भी आ जाएगा, नीचे 3m आ जाएगा। तो v/3 इज़ द राइट ऑप्शन ऑफ दिस क्वेश्चन and which is again C. Dear student 57 क्वेश्चन को देखें। A body of mass m is moving with velocity v. ms की वेलोसिटी है और v वेलोसिटी, ms की ऑब्जेक्ट है और v वेलोसिटी के साथ ट्रैवल कर रहा है। तो हेड ऑन इलास्टिक कोलिजन करता है एक दूसरे mass 2m से जो कि रुका हुआ है। इलास्टिक कोलिजन है, इनइलास्टिक कोलिजन नहीं है। तो इसमें जो है पूछा है द लॉस ऑफ किनेटिक एनर्जी ऑफ द कोलाइडिंग बॉडी, कोलाइडिंग बॉडी का लॉस ऑफ किनेटिक एनर्जी। तो मैंने आपको एक फार्मूला बताया था, लॉस ऑफ किनेटिक एनर्जी ऑफ कोलाइडिंग बॉडी, उसका एक फार्मूला बताया था 4x 1 + x होल स्क्वायर, या इसको हम कहते हैं फ्रैक्शन ऑफ। आपको पता है ये कौन सा कोलिजन है? इलास्टिक कोलिजन है। इसमें जो है वो प्रोजेक्टाइल लॉस कर रहा है और टारगेट गेन कर रहा है, कुल की किनेटिक एनर्जी कंजर्व है। हमने ये बतानी है कि ये जो इंसिडेंट था ये स्लो हो गया और आगे वाला तेज़ हुआ, तो इसने किनेटिक एनर्जी लॉस की है, तो कितनी फ्रैक्शन में लॉस की है। ये जो x था ना, x मैसेज की रेशो था m2 रेशो m1, तो m2 कितना है? 2m है, m1 कितना है? m है। तो वो आपके पास कैंसिल होकर 2 आ जाएगा x, और उस फार्मूले में पुट कर दें 4 2 1 + 2 होल स्क्वायर, तो 4 2 ज़र कितना आ जाएगा? 8 3, तो 8/9 आपके पास फ्रैक्शन ऑफ किनेटिक एनर्जी लॉस आ गया है। और ये वाला ऑप्शन मौजूद है सी में, 57C। 58 क्वेश्चन में देखें, अ बॉल ऑफ mass m इज़ मूविंग, 58 में velocity of 2 equal masses, A इक्वल मैस है, उसकी वेलोसिटी कितनी है डियर स्टूडेंट, और एक B है, दोनों के मैसेज इक्वल हैं। एक ही लाइन में बना लें, इक्वल मैसेज हैं A और B। फर्स्ट की वेलोसिटी है 13 मीटर पर सेकेंड, दूसरे की वेलोसिटी है 14 मीटर पर सेकेंड। What will be their respective velocities after suffering one dimensional collision? तो वन डायमेंशनल कोलिजन करने के बाद उनकी वेलोसिटी क्या हो जाएगी? तो वेलोसिटी पहले की है 13, दूसरे की है 15, तो याद पहले की है 13, दूसरे की है 15। तो वन डायमेंशनल इलास्टिक कोलिजन हासिल करवाने के बाद आपको पता होना चाहिए वेलोसिटीज एक्सचेंज हो जाती हैं। डायरेक्ट बात सोचें, एक्सचेंज हो जाती है तो इसकी 14 हो जाएगी, उसकी 13 हो जाएगी। तो ए ऑप्शन है, बस ज़बानी क्वेश्चन था। 13 14 वेलोसिटी के साथ जा रही हैं, 13 14 ज़ाहिर है फिर पीछे होगी, ज़रा उलट मैंने बता दिया क्योंकि 13 तो 14 को अप्रोच नहीं करेगी, वो पीछे होगी, वो आगे होगी, और हेड ऑन इलास्टिक, और इलास्टिक कोलिजन में वेलोसिटीज एक्सचेंज हो जाती हैं, तो पहले ऑप्शन में एक्सचेंज होगी पड़ी हैं। नाइन क्वेश्चन है कि अ बॉल ऑफ मास m इज ट्रेवलिंग विद वेलोसिटी 5v एंड स्टिक एंड अ बॉल ऑफ मास 5m से स्टिक हो जाती है जो v वेलोसिटी के साथ मूव कर रही है, तो कंबाइन वेलोसिटी बताओ। बस ये फार्मूला कई दफ़ा, बहुत ज़्यादा एमसीक्यूज इस दफ़ा मैंने इसके दिए हैं क्योंकि हमारा टॉपिक महदूद था, टेस्ट थोड़े टॉपिक्स में था, तो एमसीक्यूज एक तरह के ज़्यादा आ गए हैं। 12 m1 कितना है? m है,
V1 कितना है 5V है, M2 कितना है, अच्छा इसमें मैंने क्या कहा है, अपोजिट डायरेक्शन का है या सेम डायरेक्शन का है। अच्छा दूसरा M कितना है 5M और वेलोसिटी V, और फिर M1 M और M2 5M, तो ये 5 और 5, ये भी 5 आएगा, वो भी 5 आएगा, क्योंकि M मैस की वेलोसिटी 5V है और 5M की वेलोसिटी V है, तो ये ऊपर आ जाएगा 10mV। डियर स्टूडेंट नीचे आ जाएगा 6M, M से M कैंसल हो जाएगा, तो 5/3V आंसर आ जाएगा। 2 वाला टेबल से ये आपके पास इसका इस तरह का ऑप्शन डी में मौजूद है। 59 लास्ट बट नॉट लीस्ट 60 MCQs। 60 MCQs को देख लीजिएगा डियर स्टूडेंट। An object at rest suddenly explode if the three parts of the same masses of the momentum 2p and pj momentum of the third part बताना है। देखें बड़ी सीधी सी बात है, क्वेश्चन की तो फिर सुनने मैंने थोड़ा फास्ट रीड किया है कि एक ऑब्जेक्ट है वो सडनली एक्सप्लोड होता है, एक्सप्लोड होने पे वो 3 पीसेज में कन्वर्ट हो गया। जब 3 पीसेज में कन्वर्ट हो गया है तो मोमेंटम ऑफ द 2 पार्ट्स, एक पार्ट का मोमेंटम 2pI है, अच्छा दूसरे पार्ट का मोमेंटम pj है, तीसरे पार्ट का मोमेंटम बताना है। 2 का मोमेंटम दिया हुआ है और तीसरे का मोमेंटम बताना है। 2 का मोमेंटम जब दिया हुआ है तो तीसरे का मोमेंटम हमें पता है। इनिशियल मोमेंटम सिस्टम का क्या था डियर स्टूडेंट, इनिशियल मोमेंटम 0 था, तो फाइनल मोमेंटम क्या होगा, फाइनल मोमेंटम भी 0 होगा। अब फाइनल मोमेंटम होगा क्या, मोमेंटम जो है ऑफ पार्ट फर्स्ट प्लस मोमेंटम ऑफ पार्ट सेकंड प्लस मोमेंटम ऑफ पार्ट 3, ये वही 0 रहेगा। अब P1 कितना है 2pI, P2 कितना है pj और P3 निकालना है। P3 की वैल्यू निकालनी है, आप उसकी वैल्यू निकाल लें इस तरह, नेगेटिव साइन इनको दे दें ताकि नेगेटिव साइन से जान छूट जाए इस तरफ। अब ये जो P3 का मोमेंटम आप सेपरेट कर लें, 2p का स्क्वायर 3p का स्क्वायर होल अंडर द रूट 4p स्क्वायर 9p स्क्वायर P3 25p स्क्वायर P3, तो 5p जो है आपके पास उसका मोमेंटम आ जाएगा। मोमेंटम ऑफ द थर्ड पार्ट इज़, एक दफ़ा अपने फिर थोड़ी सी मुझे पुटिंग करने में गलती हुई है, 2p इसका p था, आई एम सॉरी फॉर दैट, p था, तो यहाँ 5 आ जाएगा, अंडर रूट 5p आ जाएगा। आप एक दो क्वेश्चन को फिर सुन लें। क्वेश्चन 60 में मैंने दिया था कि एक ऑब्जेक्ट एक्सप्लोड होता है, 3 पीसेस में एक्सप्लोड होता है, एक का मोमेंटम दिया था, दूसरे का दिया था, तीसरे का पूछा था। हमें पता है इनिशियल मोमेंटम 0 है तो फाइनल भी 0 होगा। P1 प्लस P2 प्लस 3 तीनों का रिजल्टेंट 0 होगा। P1 दिया था, P2 दिया था, P3 निकालना था, P3 के लिए सेपरेट कर लें, तो सेपरेट कर लें। आई जे कंपोनेंट फॉर्म में पैथागोरस थ्योरम लगेगा, पहले की मैग्नीट्यूड का स्क्वायर प्लस दूसरे की मैग्नीट्यूड का स्क्वायर, 4p स्क्वायर p स्क्वायर 5p स्क्वायर अंडर रूट p, ये आपके पास ऑप्शन, और ये ऑप्शन मौजूद है बी में। थैंक यू वेरी मच, अल्लाह हाफिज़।